सोचिए, अगर कोई कानून आपकी वैयक्तिक आज़ादी को छीन लेता है तो क्या होगा? क्या कोई सुरक्षा है? भारतीय संविधान का एक छोटा सा वाक्य अनुच्छेद 21 ठीक यही सुरक्षा देता है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे ये साधारण सा दिखने वाला वाक्य हमारे सबसे जरूरी अधिकारों की ढाल बन गया। ये शब्द हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के। पहली नज़र में तो ये बड़े सीधे और सरल लगते हैं ना, लेकिन इनके अंदर अधिकारों का एक पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये एक वाक्य हम जैसे आम नागरिकों के लिए इतना अहम कैसे हो गया? कैसे ये हमारी पर्सनल लिबर्टी का गार्ड बन गया? इसका जवाब जानने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे चलना होगा। शुरुआत में अनुच्छेद 21 एक कागजी शेर जैसा था। मतलब दिखता तो था शक्तिशाली, पर असल में उसकी पकड़ काफी कमजोर थी। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए वो मजबूत ढाल नहीं था जो आज है। चलिए देखते हैं कि शुरुआती दिनों में अदालतें इसे कैसे देखती थीं। दशकों तक कोर्ट का नजरिया अनुच्छेद 21 को लेकर बहुत ही सीमित था। 1950 के ए.के. गोपालन केस में कोर्ट ने कहा कि अगर संसद ने कोई कानून बना दिया है तो बस वही फाइनल है, फिर चाहे वो कितना भी अनफेयर क्यों ना हो। इसके बाद एमपी शर्मा और खड़क सिंह जैसे मामलों में कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि प्राइवेसी या निजता का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। उस समय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब जानते हैं क्या था? बस एक चेकलिस्ट की तरह था। क्या सरकार ने कानून बनाने के सारे फॉर्मल स्टेप्स पूरे किए हैं? हाँ तो ठीक है। कानून फेयर है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं था। इसने एक तरह से राज्य को पर्सनल लिबर्टी पर रोक लगाने की लगभग खुली छूट दे दी थी। और फिर 1978 में एक ऐसा केस आया जिसने भारतीय कानून की दिशा ही बदल कर रख दी। मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक कानूनी क्रांति थी जिसने अनुच्छेद 21 को एक नई जिंदगी दे दी। पुराना नजरिया जो ए.के. गोपालन केस में था, वो कहता था कि कोई भी प्रोसीजर चलेगा, बस वो कानून के मुताबिक हो। लेकिन मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं, बस इतना काफी नहीं है। कोर्ट ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया और कहा कि प्रक्रिया सिर्फ होनी नहीं चाहिए, बल्कि उसे फेयर, जस्ट और रीजनेबल यानी निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत भी होना चाहिए। इसका मतलब ये था कि अब कानून की क्वालिटी पर भी सवाल उठाया जा सकता था। कोर्ट ने ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट के जरिए किया, जिसे गोल्डन ट्रायंगल या सुनहरा त्रिकोण कहते हैं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार, इन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक मजबूत किले की तरह। अब किसी भी कानून को इन तीनों की कसौटी पर खरा उतरना होगा। ये व्यक्तिगत अधिकारों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। मेनका गांधी के फैसले ने अनुच्छेद 21 को एक बीज से एक बढ़ते हुए पेड़ में बदल दिया, और इसकी सबसे पहली और सबसे जरूरी शाखाओं में से एक थी गरिमा के साथ जीने का अधिकार। कोर्ट ने यह स्थापित किया कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना या जिंदा रहना नहीं है। फ्रांसिस कोरेली मुलिन केस में इस आइडिया को और मजबूती मिली। कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है, जेल के अंदर भी। ये एक बहुत गहरा और मानवीय नजरिया था, जिसने ये साफ कर दिया कि गरिमा एक ऐसा अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता, चाहे हालात कुछ भी हों। लेकिन ये तो हुई सिद्धांत की बात, पर जमीनी हकीकत क्या है? भारत की जेलों में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। करीब 77% लोग विचाराधीन कैदी हैं। मतलब उन पर कोई अपराध साबित नहीं हुआ है, वो दोषी नहीं ठहराए गए हैं, फिर भी वो सलाखों के पीछे हैं। जरा सोचिए, लंबे समय तक बिना मुकदमे के जेल में रहना अपने आप में गरिमा का उल्लंघन है। और प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती। भारतीय जेलें अपनी क्षमता से 130% ज्यादा भरी हुई हैं। ऐसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर मानवीय गरिमा को बनाए रखना कितना मुश्किल होगा। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक गंभीर मानवीय संकट की तरफ इशारा करता है। अच्छा, अब आते हैं अनुच्छेद 21 की एक और बहुत ही पावरफुल ब्रांच पर, राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार। ये एक ऐसा अधिकार है जिसे दशकों तक नकारा गया, लेकिन आखिरकार इसे संविधान में इसकी सही जगह मिल ही गई। ये टाइमलाइन एक ड्रामेटिक बदलाव की कहानी बताती है। 1962 में कोर्ट ने कहा था कि प्राइवेसी कोई मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन 55 साल बाद 2017 में 9 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से इस पुराने फैसले को पलट दिया। ये इंडियन लॉ की हिस्ट्री में एक ऐतिहासिक पल था। पुट्टास्वामी फैसले का निचोड़ ये था, कोर्ट ने साफ साफ कहा कि प्राइवेसी कोई अलग से दिया गया तोहफा नहीं है,
बल्कि ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अंतर्निहित यानी इंट्रिंसिक हिस्सा है। दूसरे शब्दों में, जीवन के अधिकार को निजता के बिना सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। कोर्ट ने सरकार के लिए एक सख्त 3 सूत्रीय टेस्ट भी बनाया। अगर सरकार को किसी की प्राइवेसी में दखल देना है तो उसे 3 बातें साबित करनी होंगी। पहला, ये एक कानून के तहत हो। दूसरा, इसका कोई जायज मकसद हो। और तीसरा, ये उस मकसद को पूरा करने के लिए जरूरी और सही अनुपात में हो। ये हमें मनमाने सरकारी दखल से बचाता है। तो हमने देखा कि कैसे अनुच्छेद 21 ने गरिमा और निजता को अपने आप में शामिल कर लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ये तो एक ऐसा पेड़ बन चुका है जिसकी अनगिनत शाखाएं हैं जो हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू को छूती हैं। इस पेड़ की शाखाओं को देखें। आजीविका का अधिकार, जल्दी सुनवाई का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अपना जीवन साथी चुनने की आज़ादी और यहाँ तक कि सम्मान के साथ मरने का अधिकार, ये सभी अब अनुच्छेद 21 का हिस्सा माने जाते हैं। जैसे आजीविका के अधिकार का मतलब है कि राज्य मनमाने ढंग से किसी को उसके काम से नहीं रोक सकता, और जीवन साथी चुनने का अधिकार हमें अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी फैसले लेने की आज़ादी देता है। ये दिखाता है कि हमारी न्यायपालिका ने समय के साथ जीवन और स्वतंत्रता के मतलब को कितना बड़ा और व्यापक बना दिया है। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ता है। अनुच्छेद 21 एक जीते जागते संविधान का प्रतीक है। जैसे जैसे हमारा समाज, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी चुनौतियां बदलेंगी, ये अनुच्छेद भी बदलता रहेगा। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में और कौन से नए अधिकार शामिल होंगे? शायद डेटा प्रोटेक्शन का अधिकार, या फिर एक साफ सुथरे पर्यावरण में रहने का अधिकार। इसका जवाब तो खैर हमें समय ही देगा।